नमस्कार दोस्तों। बॉयलर वाटर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। और लास्ट पार्ट में हमने बताया था कि बॉयलर वाटर केमिस्ट्री अगर फॉल्टी होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। हमने बताया था कि अगर फॉल्टी होगा तो बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन होता है, स्टीम में इम्प्यूरिटीज कैरी ओवर हो जाती है या फिर कोरोजन होता है। स्केल फॉर्मेशन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में इसके पिछले वीडियो में बात किया था, उसके मैकेनिज्म को बात किया था, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात किया था। इस पार्ट में हम लोग कैरी ओवर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है ये कैरी ओवर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बॉयलर स्टीम में जो इम्प्यूरिटीज कैरी ओवर होती हैं उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में इस पार्ट में देखेंगे। तो देखिए, कैरी ओवर किसको बोलते हैं? अगर स्टीम में इम्प्यूरिटीज का इंट्रेनमेंट होता है तो उसको कैरी ओवर बोलते हैं। और इम्प्यूरिटी की कुछ भी हो सकती है, सॉलिड इम्प्यूरिटीज भी हो सकती है, लिक्विड इम्प्यूरिटीज भी हो सकती है, वेपोरस इम्प्यूरिटीज भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं दो टर्म क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम लोग जनरली क्वालिटी के बारे में बात करते रहते हैं कि स्टीम की जो क्वालिटी है और प्यूरिटी, दो टर्मोलॉजी है। देखिए, क्वालिटी तो हम लोग जानते हैं कि क्वालिटी क्या होता है कि स्टीम में वाटर कितना है। अगर स्टीम में से 90% क्वालिटी है, इसका मतलब 10% वाटर है और 90% स्टीम है, तो बेसिकली ये ड्राइनेस फैक्टर है क्वालिटी। जबकि प्यूरिटी बताता है कि स्टीम में इम्प्यूरिटीज कितना इंट्रेंड है। ओके, तो प्यूरिटी इज द अमाउंट ऑफ कंटेमिनेंट लिविंग द ड्रम, और इसको पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है। और जनरली इसको कैरी ओवर ऑफ सॉलिड से रिपोर्ट किया जाता है। तो इवन अगर वेपर भी कैरी ओवर हो रहा है ना, तो ऐसे ही रिपोर्ट किया जाता है जैसे कि सॉलिड के कैरी ओवर हो रहा है। एनीवे, अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी सॉलिड कैरी ओवर होगा ना स्टीम में, वो तभी होगा जब स्टीम के साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट भी जाए। और जो कि बॉयलर है, बॉयलर का जो स्टीम ड्रम है, जैसे मान लीजिए ये स्टीम ड्रम है, और स्टीम ड्रम में देखिए यहाँ पे एक लेवल मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे वाटर्स है और यहाँ से स्टीम निकल रहा है। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी स्टीम जाता है ना, तो बॉयलर में जो भी डिजॉल्व सॉलिड रहता है वो तो पानी में ही रह जाता है और स्टीम जो है सॉलिड को छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर स्टीम के साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट भी जाएगा तो वाटर में डिजॉल्व सॉलिड है ये, तो उसके साथ कॉन्टेमिनेंट चला जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड इम्प्यूरिटीज तो मोस्टली जब भी जाते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ ही जाते हैं। और ये मोस्टली सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी रेट्रोग्रेड होती है, यानी हाई इसमें क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पे तो वो तो प्रेसिपिटेट आउट या स्केल फॉर्मेशन कर देते हैं, तो वो ज़्यादा रहते नहीं। तो सोडियम सॉल्ट रह जाते हैं डिजॉल्व फॉर्म में, तो वो चले जाएंगे। तो ज़्यादातर इस केस में यही होता है। अच्छा, कुछ इम्प्यूरिटीज ना गैसियस फॉर्म में चली जाती है, जैसे कि अमोनिया जा सकती है, CO2 जा सकता है, सिलिका जा सकता है, SO2 जा सकता है, नाइट्रोजन जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिलिका की वजह से होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो जनरली जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, तब ये इम्प्यूरिटीज जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में हमने इम्प्यूरिटीज के बारे में बात किया। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैरी ओवर कैसे होता है। ठीक है, देखिए, कैरी ओवर ना दो तरीके से हो सकता है। एक कैरी ओवर को हम लोग बोलते हैं केमिकल कैरी ओवर, और दूसरे कैरी ओवर को मैकेनिकल कैरी ओवर बोलते हैं। केमिकल कैरी ओवर मतलब क्या कि आपका जो स्टीम ड्रम है ना, स्टीम ड्रम में वाटर का जो लेवल है वो लेवल तो नॉर्मल लेवल मेंटेन हो रहा है, फिर भी स्टीम के साथ इम्प्यूरिटीज कैरी ओवर हो जा रही है। तो ये तभी हो सकता है कि जब स्टीम के साथ इम्प्यूरिटी डिजॉल्व होकर के जाए। ठीक है, तो इसको केमिकल कैरी ओवर बोलते हैं। और ये मोस्टली तब होता है जब वाटर में डिजॉल्व सॉलिड्स बढ़ जाए, मतलब केमिकल रीजन से होता है। वाटर में डिजॉल्व सॉलिड बढ़ जाए, या वाटर की एल्कलिनिटी बढ़ जाए, या उसके अलावा सस्पेंडेड सॉलिड भी बढ़ जाए तो भी हो सकता है। ये सभी रीजन की वजह से ना क्या होता है कि केमिकल कैरी ओवर हो सकता है। मतलब केमिकल कैरी ओवर मोस्टली वाटर की केमिस्ट्री की वजह से, वाटर में जब आप जो लिमिट है उस लिमिट से आउट ऑफ द लिमिट जा रहे हो ना, कि वाटर में इम्प्यूरिटी जितना एक रेंज दिया रहता है ना, कंट्रोलिंग पैरामीटर, उसके आउट ऑफ द रेंज जाएंगे तब ये केमिकल कैरी ओवर होगा। और केमिकल कैरी ओवर भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो इम्प्यूरिटीज की वजह से फॉर्मिंग होता है, और फॉर्मिंग की वजह से क्या होता है कि ये लेवल तो आपको लगेगा पैनल पे कि नॉर्मल लेवल ही मेंटेन कर रहा है, बट अंदर बॉयलर में देखेंगे तो देखेंगे फॉर्म्स
बन गया और फोम्स की वजह से अंदर थोड़ा लेवल बढ़ जाता है और इसकी वजह से स्टीम के साथ वाटर ड्रॉपलेट चली जाती है। तो यहाँ पे भी स्टीम वाटर ड्रॉपलेट को ही कैरी ओवर कर रहा है, बट रीजन क्या है, केमिकल रीजन है। ये फोमिंग की वजह से ये बढ़ा है और फोमिंग हुआ है इम्प्यूरिटीज, बॉयलर वाटर में इम्प्यूरिटीज बढ़ने से। तो होता क्या है एक्चुअली में, अगर वाटर में ऑयल, ग्रीज या अदर ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स हो ना और वाटर की एल्कलिनिटी ज़्यादा हो, तो एल्कलिनिटी ना ये ऑयल, ग्रीज और ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट से रिएक्ट करके एक सोप जैसा सॉल्यूशन बना लेता है और उसकी वजह से फोम्स बन जाते हैं और फोम्स बनने की वजह से लेवल बढ़ जाता है अंदर और उसकी वजह से कैरी ओवर हो जाता है। तो इसको फोमिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा कैरी ओवर ये होता है कि वाटर लेवल तो एकदम ठीक है, कोई फोमिंग भी नहीं हो रहा है, बट डायरेक्टली स्टीम के साथ इम्प्यूरिटीज वेपोराइज होकर के जाए तो इसको सेलेक्टिव वेपोरस कैरी ओवर भी बोलते हैं। और होता क्या है ना, जनरली स्टीम में सॉलिड को डिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी तो बहुत कम रहती है, बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है ना तो उसके अंदर डिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब होता है कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है और ये इम्प्यूरिटीज वेपोराइज होकर जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब जनरली क्या होगा कि जब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा और टेम्परेचर कम होने की वजह से ये चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर 68 लिटरेचर में लिखा रहता है कि 68 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर आप कम है तो सेलेक्टरी वेपोरस कैरी ओवर तो बहुत कम होता है। बट सिलिका के केस में ऐसा नहीं है, सिलिका के केस में इवन लोअर प्रेशर में भी हो सकता है, इसलिए सिलिका को बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत है और उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के पहले ना मैं टर्मोलॉजी जो वेपोरस कैरी ओवर के लिए ना कुछ टर्मोलॉजी डिफाइन करता हूँ। पहला जो टर्मोलॉजी है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है ना वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये स्टीम ड्रम है और स्टीम ड्रम में यहाँ पे वाटर से, ठीक है, और यहाँ से स्टीम बन रही है। अब स्टीम में इम्प्यूरिटी जो जा रही है, मान लीजिए उसका जो मास है, डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज का मास MS है और वाटर में जो डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज का मास MW है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, एक पैरामीटर डिफाइन किया जा सकता है और वो होगा स्टीम में डिजॉल्व इम्प्यूरिटी डिवाइड बाई वाटर में डिजॉल्व इम्प्यूरिटी। ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बताता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा स्टीम में इम्प्यूरिटीज डिजॉल्व होकर के जाने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, होता क्या है ना कि जो हमारे जो कंट्रोलिंग पैरामीटर जो ब्लोडाउन्स के आते हैं ना वो स्टीम से आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि टरबाइन मैन्युफैक्चरर बोलता है कि आपकी स्टीम में इतना इम्प्यूरिटीज हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो एक लिमिटिंग पैरामीटर दे देता है। तो मान लीजिए टरबाइन मैन्युफैक्चरर ने एक लिमिटिंग पैरामीटर मान लीजिए दे दिया कि 5 ppm से ज़्यादा आपकी इम्प्यूरिटीज होनी नहीं चाहिए। तो अगर 5 ppm यहाँ पे लिमिट दे दिया है, 5 ppm से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो उस इम्प्यूरिटीज का, हर एक इम्प्यूरिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ये लिटरेचर में रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो मान लीजिए 0.1 है तो उस केस में क्या होगा, 0.1 इंटू डिजॉल्व सॉलिड इन बॉयलर वाटर इज इक्वल टू 5 ppm। तो इसका मतलब क्या होगा, डिजॉल्व सॉलिड इन बॉयलर वाटर क्या होगा, 50 ppm। यानी आपके बॉयलर वाटर के लिए जो कंट्रोलिंग पैरामीटर हो जाएगा उस इम्प्यूरिटीज के लिए वो 50 ppm, यानी 50 ppm से ज़्यादा नहीं रख सकेंगे, क्योंकि 50 ppm से ज़्यादा जैसे होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 0.1 है, स्टीम के साथ इम्प्यूरिटीज 5 ppm से ज़्यादा हो जाएगी। तो एक बात यहाँ से समझ में आ गया कि जो लिमिटिंग पैरामीटर होता है वो स्टीम से आता है और कंट्रोलिंग पैरामीटर जो है वो उस बेसिस पे हम लोग कंट्रोलिंग पैरामीटर ब्लो डाउन वाटर यानी बॉयलर वाटर का हम लोग कंट्रोलिंग पैरामीटर से डिराइव करते हैं। तो एक तो ये रीजन आता है और भी रीजन हो सकता है कंट्रोलिंग पैरामीटर का, क्योंकि जानते हैं कि जैसे जैसे डिजॉल्व सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो स्केल फॉर्मेशन के भी चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी लिमिट होती है तो वहाँ उसकी वजह से भी एक लिमिटेशन रहता है। तो ये दोनों वजह से लिमिटेशन आता है ब्लो डाउन या बॉयलर वाटर के क्वालिटीज़ में। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टीम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या होता है कि जो आपका डेंसिटी ऑफ स्टीम जैसे जैसे बढ़ेगा ना, मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना तो आपका पता है कि प्रेशर बढ़ने से, यहाँ पे एक सेकंड, होता क्या है जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ता है ना बॉयलर का, तो प्रेशर बढ़ने से स्टीम का डेंसिटी बढ़ता है और स्टीम का डेंसिटी बढ़ता है और वाटर का डेंसिटी घटता है। ये तो हमें पता ही है और आपको पता है क्रिटिकल प्रेशर पे दोनों का डेंसिटी सेम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है डेंसिटी फंक्शन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टीम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा स्टीम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, वाटर की डेंसिटी घटती जाएगी और ये ऑलमोस्ट सिमिलर डेंसिटी की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बढ़ता जाएगा। और ये होता भी है, मतलब स्टीम की डेंसिटी बढ़ जाती है ना तो स्टीम में इम्प्यूरिटीज कैरी ओवर करने की क्षमता बढ़ जाती है।
और एक्चुअली में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड के केस में अगर क्रिटिकल प्रेशर से आप ज़्यादा जाओगे ना तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी पानी में जितना इम्प्यूरिटीज रहेगा ना उतना ही स्टीम के साथ भी जा सकती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना आपका वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स और स्ट्रिंजेंट होता जाएगा। जैसे अगर कोई मान लीजिए 100 kg के लिए 50 ppm लिमिट है तो 200 kg पे जाओगे, चाहे मान लीजिए 150 kg पे जा रहे हैं तो उस केस में ये 50 की जगह 10 ही ppm होगा। एक समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आपको स्टीम का तो क्वालिटी पैरामीटर फिक्स कर दिया टरबाइन मैन्युफैक्चर ने, उसने बोल दिया था 5 ppm, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 0.1 की जगह आपने 0.5 कर दिया। तो बॉयलर वाटर का लिमिट कितना हो गया? बॉयलर वाटर का लिमिट तो कितना हो गया आपका 0.5 इंटू इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 10 ppm। यानी बॉयलर वाटर के लिए यहाँ पे 5 किया तो ये 10 ppm आ गया। आप समझ गए ना? तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी पैरामीटर बढ़ती जाएगा। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि स्टीम की क्वालिटी लिमिटिंग पैरामीटर से बॉयलर वाटर के कंट्रोलिंग पैरामीटर कैसे डिसाइड हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखिए, कोई भी बॉयलर है ना, तो मान लीजिए कि स्टीम ड्रम है उसका, और यहाँ से आपका फीड वाटर इंटर हो रहा है, ये आपका बॉयलर वाटर है, यहाँ से स्टीम जा रही है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि हमने लिमिट दे रखा है इसमें 5 ppm से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और इसके लिए बॉयलर वाटर में लिमिट दे दिया 50 ppm। सपोज कीजिए कि हमने यही लिमिट अगर फीड वाटर में डाल दिया 50 ppm की, 50 ppm से ज़्यादा लिमिट नहीं रहता, तो होता क्या है कि 50 ppm का पानी इधर आया, उसका मैक्सिमम इम्प्यूरिटीज तो पानी में ही रह गया, स्टीम के साथ ओनली 5 ppm गया, तो यहाँ पे उसका इम्प्यूरिटीज 45 ppm रह गया। अब नेक्स्ट साइकिल में फिर से 50 ppm का इम्प्यूरिटीज आया, और 50 ppm का इम्प्यूरिटीज आया, 5 ppm से स्टीम में गया, और फिर 45 ppm इधर ही रह गया। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे वेपोराइजेशन होगा स्टीम में इम्प्यूरिटीज बढ़ती चली जाएगी। इसको साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो अगर स्टीम जनरेशन होता रहेगा कोई भी क्लोज लूप सिस्टम में तो कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको बॉयलर वाटर में 50 ppm मेंटेन करना है ना, तो आपका फीड वाटर में इम्प्यूरिटीज का लिमिट और भी बहुत कम रखना पड़ेगा, ताकि ये इम्प्यूरिटीज, तो अब मान लीजिए फीड वाटर में मैंने 5 ppm दे दिया लिमिट, या फिर 1 ppm दे दिया, 1 ppm दे दिया, तो क्या होगा कि बहुत सारे साइकिल के बाद बॉयलर वाटर में इम्प्यूरिटीज 50 ppm हो पाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस स्टीम जनरेशन हो रहा है तो इसमें 50 ppm से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्यूरिटी मेंटेन करने के लिए डिजॉल्व कंटेमिनेंट को लिमिट के अंदर रखने के लिए हमको ब्लो डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप समझ में आता है कि जो स्टीम ड्रम से जो ब्लो डाउन होता है, जिसको कंटिन्यूस ब्लो डाउन होता है, वो हम डिजॉल्व सॉलिड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और अदरवाइज नहीं कर पाएंगे तो ये कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये बातें सब डिस्कस कर ली, तो अब हम बात करेंगे कि सिलिका को लेकर के प्रॉब्लम क्या हो रहा था। यहाँ पे सिलिका को लेकर प्रॉब्लम क्या हो रहा था उसको समझते हैं। हमने बात किया डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का, हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो डिपेंडेंट होता है प्रेशर पे, प्रेशर बढ़ने से डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बढ़ती जाती है, इसलिए हाई प्रेशर पे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी पैरामीटर्स होता है। और ये हाई प्रेशर कितना, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर डेंसिटी स्टीम की बढ़ती जाएगी और स्ट्रिंजेंट क्वालिटी पैरामीटर्स आते जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है सिलिका के केस में, सिलिका के केस में अगर प्रेशर 28 kg/cm², मतलब 28-30 से ज़्यादा जाएंगे ना, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, ऑलमोस्ट लॉगरिथमिकली। अगर इस ग्राफ को देखिए तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे देखिए 15,000 psi पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है 0.6 है, और 500 psi पे 0.3 के आसपास है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए सिलिका बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अब सिलिका के साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो हम समझेंगे। बट सिलिका के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि सिलिका जब कैरी ओवर होता है ना, तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये स्टीम ड्रम है और स्टीम ड्रम के साथ सिलिका कैरी ओवर हो गया, और चूंकि सिलिका यहाँ से कैरी ओवर होगा तो यहाँ से क्या जाएगा सुपर हीटर में, और सुपर हीटर कॉइल्स में तो ये डिपॉजिट होने से रहा। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में वेपराइज हुआ है, तो सुपर हीटर में तो और ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा ही है, तो वेपराइज तो होगा, मैंने डिपॉजिट तो होगा ही नहीं। तो ये अल्टीमेटली चला जाता है टरबाइंस में। अब टरबाइंस में जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए टरबाइंस है, टरबाइंस में तो वो हाई प्रेशर, मान लीजिए एक टरबाइन है हाई प्रेशर जोन से भी हो, किसी भी प्रेशर का टरबाइन हो, अल्टीमेटली स्टीम तो फाइनली जाता है कंडेंसर में, और वहाँ से हॉट वेल्स में जाता है। तो हॉट वेल का तो प्रेशर निगेटिव रहता है, वैक्यूम रहता है, यानी ये सेक्शन में टरबाइन का ये जो एंड सेक्शन होता है वहाँ प्रेशर तो बहुत कम होता है,
और जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो तो प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो हाई प्रेशर में तो डिजॉल्व होके आ गया स्टीम के साथ, बट जैसे जैसे प्रेशर कम होगा ना वो डिजॉल्व नहीं रख सकता है, और वो अल्टीमेटली क्या होगा, टरबाइन के लास्ट लो प्रेशर जोन टरबाइन में वो अल्टीमेटली डिपॉजिट हो जाता है, तो ब्लेड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और ये डिपॉजिट होने की वजह से हमने बात किया था जब स्केल फॉर्मेशन में बता रहे थे कि सिलिका जो है ना डिपॉजिट होता है तो बहुत थिन लेयर भी बनाता है, बट वो बहुत हार्ड डिपॉजिट होता है। आप पानी से उस घोल के उसको साफ नहीं कर पाएंगे, बहुत ईजी नहीं होता है क्लीन करना। तो ये जो डिपॉजिट हो जाता है ना, टरबाइन ब्लेड पे डिपॉजिट हो जाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है ना कि टरबाइन का इम्बैलेंस हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, एक ये प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है, इस टरबाइन की इफिशियंसी घटती है। वो क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा व्हील चैम्बर प्रेशर के बारे में कि जो भी स्टीम आ रहा है कोई इम्पल्स टरबाइन से, तो उसमें पहले वो नोजल्स में जाता है और मान लीजिए यहाँ पे से 50 kg पर सेंटीमीटर में स्क्वायर में आ रहा है, और व्हील चैम्बर का प्रेशर मान लीजिए 30 kg है, जो भी हो, अब डिपेंडिंग ऑन डिजाइन किस तरह से नोजल का डिजाइन है। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसे डिसाइड होता है, ये देखिए, ये बैक प्रेशर डिसाइड होता है। यहाँ पे प्रेशर अगर वैक्यूम है और ईच इम्पेलर में जैसे प्रेशर या इधर से ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे 30 kg है। अब चूंकि ब्लेड्स पे इम्प्यूट स्केलिंग हो गया है तो यहाँ का प्रेशर तो बढ़ जाएगा, बैक प्रेशर तो बढ़ जाएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी नोजल में प्रेशर ड्रॉप घट जाएगा। व्हील चैम्बर प्रेशर बढ़ जाएगा यानी नोजल में प्रेशर ड्रॉप घट जाएगा। इसका मतलब स्टीम की पूरी इंथैल्पी यूज में नहीं आ पाएगी, और स्टीम की पूरी इंथैल्पी यूज में नहीं आ जाएगी तो इसलिए स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन बढ़ जाएगा, टरबाइन की इफिशियंसी घट जाएगी, ये स्केलिंग होने की वजह से। और अगर कहीं कहीं कंट्रोल वाल में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो टरबाइन ओवर स्पीड भी हो सकता है, जिसकी वजह से डेंजरस चीज़ हो सकती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डिपॉजिट्स हो रहा है, स्टीम कंजम्पशन बढ़ रहा है, वाइब्रेशन हो सकता है, होल लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमें सिलिका को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज टरबाइन्स में प्रॉब्लम आएंगी। ओके, अब देखिए सिलिका के साथ समस्या क्या है वो समझिए। सिलिका के साथ मैंने एक समस्या ये बोला, एक तो हमने समझ लिया कि सिलिका बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और सिलिका प्रॉब्लमेटिक माने सिलिका चला गया तो प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, ये हम समझ रहे हैं। और सिलिका के जाने के चांसेस ज़्यादा क्यों, उसके बारे में हमने पहले एक चीज़ बताया था कि प्रेशर बढ़ने से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बढ़ जाता है, एक तो ये रीजन। इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम है ना कि क्या है ना, बाई सिलिकेट आयन वीकेस्ट आयन होता है। देखिए हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो इम्प्यूरिटीज हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, उसके स्ट्रेंथ कैसे है, तो उसमें हमने देखा था कि बाई सिलिकेट आयन वीकेस्ट आयन है। इसका मतलब क्या है, डीएम वाटर प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले कोई एनायन जो है पास आउट होगा वो होगा बाई सिलिकेट आयन, तो इसकी वजह से सिलिका जो है पानी में आने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि कोलाइडल सिलिका जो है ना उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना ही वो वाटर की टर्बिडिटी बढ़ाती है, ना ही वो वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाती है, तो उसको, और वो रिएक्टिव भी नहीं होता है तो उसका टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए कोलाइडल सिलिका आया सस्पेंडेड फॉर्म में, और अल्टीमेटली क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, हाई प्रेशर ड्रम में आकर के ना वो रिएक्टिव हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और इसकी वजह से स्टीम में कैरी ओवर होने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो ये सारी रीजन की वजह से ना सिलिका के कैरी ओवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो सिलिका बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। अच्छा, जो लिमिट होगा ना सिलिका का कि कितना पानी में सिलिका रह सकता है, वो लिमिट अल्टीमेटली टरबाइन से डिसाइड होगा। और कोई भी प्रेशर का टरबाइन हो, चाहे हाई प्रेशर हो चाहे लो प्रेशर, अल्टीमेटली टरबाइन का लो प्रेशर जोन जो एंड जोन होगा वो तो वैक्यूम जोन में ही रहेगा, और इसी की वजह से वैक्यूम जोन में रहेगा, इसी की वजह से जो लिमिट डिसाइड होगा इसी बेसिस पे डिसाइड होगा। तो किसी भी प्रेशर का बॉयलर हो, सिलिका पे जो लिमिट होगा स्टीम में वो 0.01 से 0.02 ppm के आसपास ही होगा, क्योंकि उसका जो डिसाइड हो रहा है लिमिट टरबाइन से डिसाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और प्रेशर बढ़ने से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो घटते जा रहा है, तो इसका मतलब जितना हाई प्रेशर उतना ज़्यादा आपका बॉयलर वाटर में सिलिका का कंट्रोलिंग पैरामीटर उतना स्ट्रिंजेंट होता जाएगा। तो ये सारे तो ड्रॉबैक है, बट सिलिका के डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है पीएच बढ़ने से घट जाती है। पीएच बढ़ने से घट जाती है तो इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में देखिए, अगर इस प्रेशर पे देख रहे हैं 1500 kg पे, अगर 9 से पीएच के आसपास है तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो करीब करीब 1.1 के पास है, सॉरी यहाँ पे। और आप उसी पीएच को अगर 12 पीएच कर दीजिए तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 0.3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पीएच बढ़ा देंगे ना तो सिलिका वाटर में डिजॉल्व रहने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली सोडियम सिलिकेट बना लेता है और वो डिजॉल्व भी रह जाता है, वो वाटर स्टीम के साथ कैरी ओवर नहीं होता है।
तो एक अच्छी बात यह है कि हम पीएच बढ़ा के रख सकते हैं, बट पीएच हाई पीएच में और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हाई पीएच कॉस्टिक कोरोजन होता है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ा पाते हैं। तो एनीवे ये सारे रीजन समझ करके अगर आपको कोई पूछे कि टरबाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इम्प्योरिटी पैरामीटर कौन सा है वाटर में, तो आपका एक ही आंसर होगा सिलिका। सिलिका मोस्ट क्रिटिकल इम्प्योरिटी पैरामीटर है टरबाइन के लिए। एनीवे अब इसको ये सारी बातें समझने से आपको क्या समझ में आए कि अगर हमको टरबाइन को बचाना है तो मेरा जो पैरामीटर्स होंगे ना वो बहुत स्ट्रिंजेंट होंगे। और इसीलिए जनरली क्या होगा कि हम पीएच का सबसे पहले पीएच एक तो हम मेंटेन करते हैं बॉयलर वाटर में 9.2 से 9.8 के रेंज में, क्योंकि हायर पीएच में और भी प्रॉब्लम होता है, हाई पीएच कॉस्टिक कोरोजन्स हो जाते हैं, कोरोजन बढ़ जाता है, तो उस वजह से हम बहुत हाई पीएच पर नहीं जाते, बट 9 से नहीं रखते। तो पीएच जो है 9 से ऊपर रखने का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हालांकि लो पीएच में एसिड कोरोजन भी होता है, इस वजह से भी पीएच बढ़ा के रखना पड़ता है। तो एक ये रीजन भी होगा कि सिलिका के कैरी ओवर बचाने के लिए भी हम लोग पीएच बढ़ा के रखते हैं। दूसरा, बॉयलर वाटर का सिलिका पे जो लिमिट होगा ना वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे। प्रेशर जितना हाई उतना स्ट्रिंजेंट लिमिट। इसको समझने के लिए एक ग्राफ देखिए, ये देखिए, इसको एक मिनट, ये देखिए, इस ग्राफ को देखा जाए तो हमने एक चीज़ तो समझ लिया कि कोई भी आपका प्रेस बॉयलर हो, स्टीम पे तो लिमिट 10 ppb यानी 0.01 से लेकर 0.02 इसी रेंज में होगा। तो मान लीजिए कि हमने स्टीम पे लिमिट 0.01 ही रखा है। अब अगर आपका बॉयलर 2000 psi पे चल रहा है तो आपका बॉयलर वाटर का लिमिट क्या होगा, 0.3 ppm। लेकिन वही अगर 1000 psi पे रहता है तो बॉयलर वाटर का लिमिट कितना हो जाएगा, 3 ppm। देख रहे हैं, इस तरह से डिसाइड हो जाता है। तो जनरली जैसे हम लोग का एक सीओ बॉयलर वहाँ पे 18 kg में रहता है, तो वहाँ पे सिलिका का बॉयलर वाटर में कितना लिमिट है, 10 ppm तक है, क्योंकि बहुत लो प्रेशर पे है। लेकिन आप जो अगर हाई प्रेशर देखोगे ना, बहुत हाई प्रेशर वाले बॉयलर्स देखोगे तो उसमें सिलिका के लिमिट्स कैसे रहते हैं, उसके सिलिका के लिमिट रहते हैं बॉयलर वाटर में यानी ब्लोडाउन्स में सिलिका का जो लिमिट रहता है वो अप टू 0.3 ppm रहता है। अगर ब्लोडाउन में ही 0.3 ppm है तो फीड वाटर में कितना होगा, वो बहुत कम होता है, वो लेस देन 0.01 ppm होता है। इस तरह से होता है, तो बहुत कम हो जाता है। और पीएच हाई प्रेशर में थोड़ा और भी कम रखते हैं, 9.2 से 9.6, तो इस तरह से ये आ जाता है। यानी हाई प्रेशर सिस्टम में सिलिका कैरी ओवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि ऐसा है कि फीड वाटर में आपका डिटेक्ट नहीं हुआ सिलिका, कोलाइडल सिलिका जा रहा था और अचानक से आपका बॉयलर वाटर का सिलिका बढ़ गया, तो ये तभी हो सकता है कि फीड वाटर में कोलाइडल सिलिका गया और हाई प्रेशर में जाके वो डिजॉल्व हो गया और इसीलिए ब्लो डाउन वाटर का सिलिका देख रहे हैं अचानक से बढ़ गया। तो आपके पास क्विक रेमेडी क्या है? आप सोचो कि हम पीएच बढ़ा दें, तो पीएच बढ़ाना आसान नहीं है। पीएच बढ़ाने के लिए आप डोजिंग करोगे, उसमें टाइम लगेगा। आप सोचो फीड वाटर में हम और सिलिका कम कर दे, तो फीड वाटर में तो आप कम ही रख रहे हैं, वहाँ जाके बढ़ जा रहा है। तो क्विक रेमेडी क्या होगा? क्विक रेमेडी ये हो सकता है कि आप बॉयलर का प्रेशर थोड़ा घटा सकते हो। तो बॉयलर का प्रेशर जैसे घटाओगे डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो घट जाएगा, तो आप थोड़ा हायर लिमिट तक भी सिलिका चला जाएगा तो भी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक रेमेडी। एनीवे, अभी तक हमने जितने भी कैरी ओवर्स के बारे में बात किया उसको हम लोग केमिकल कैरी ओवर बोलते हैं। मैकेनिकल कैरी ओवर भी हो सकता है। मैकेनिकल कैरी ओवर कब बोलते हैं? जब हम स्टीम ड्रम में बॉयलर वाटर के जो भी लिमिट है कंट्रोलिंग पैरामीटर, वो कंट्रोलिंग पैरामीटर तो मेंटेन कर रहे हैं, तब भी स्टीम के साथ इम्प्योरिटी चली जाती है। वो तब जा सकती है जब स्टीम के साथ वाटर ड्रॉपलेट कैरी ओवर हो। और वाटर ड्रॉपलेट कैरी ओवर होने के दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि आप बॉयलर वाटर का ऑपरेशन ठीक नहीं कर रहे हैं, यानी आप वाटर हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। हाई लेवल पे ऑपरेट करने की वजह से आप स्टीम और वाटर को सेपरेट होने के लिए स्पेस कम मिल रहा है और इसकी वजह से स्टीम में वाटर ड्रॉपलेट जा सकती है। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपका लेवल कंट्रोल में फेलियर हो गया, या बॉयलर फीड वाटर का कंट्रोल वाल फ्लैट ओपन हो गया, या एलटी पर में प्रॉब्लम्स आ गया, इसकी वजह से भी बहुत हाई लेवल जा सकता है। या फिर आप लोड फ्लक्चुएशन की वजह से भी लेवल बढ़ सकते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि बॉयलर में स्वेलिंग और श्रिंकिंग करके दो फिनोमेना होता है। होता क्या है, अगर बॉयलर है और उसका आप स्टीम कंजम्पशन सडन बढ़ा देंगे तो बोलते हैं बॉयलर का लोड बढ़ गया, और सडन बढ़ाने की वजह से बॉयलर का प्रेशर घट जाता है। बॉयलर का प्रेशर घटने से बॉयलर में स्वेलिंग फेनोमेना होती है, जिसकी वजह से बॉयलर का लेवल बढ़ जाता है, और बॉयलर का लेवल बढ़ेगा तो कैरी ओवर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये सारे जो रीजन, किसी भी रीजन से बॉयलर में वाटर लेवल अगर बढ़ जाए ना, तो उसको हम लोग प्राइमिंग बोलते हैं। तो दो टर्म आप क्लियरली समझ लीजिए, फोमिंग और प्राइमिंग दो अलग टर्म है। प्राइमिंग, बॉयलर में स्टीम ड्रम में लेवल अगर बढ़ जाए किसी भी रीजन से तो उसको प्राइमिंग बोलते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए, कैरी ओवर से बचने के लिए जनरली एक हाई लेवल ट्रिप रहता है हाई प्रेशर बॉयलर्स में। जब बॉयलर वाटर लेवल अगर बढ़ गया था तो ट्रिपिंग देते हैं। दूसरा मैकेनिकल कैरी ओवर होने के चांस कि आपका लेवल तो एकदम सही है, बट जो आपका स्टीम और वाटर का जो सेपरेटर है अंदर,
उसकी इफिशियंसी में प्रॉब्लम है, या तो इनएडिक्वेटली डिजाइन है, या उसमें डैमेज हो गया, या ओवरलोड पे चल रहा है, मतलब जितना आपने बॉयलर की कैपेसिटी उससे ज़्यादा स्टीम बना रहे हैं तो उसको सेपरेट ही नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से भी मैकेनिकल कैरी ओवर हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको मैकेनिकल कैरी ओवर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोरोजन के बारे में बात करेंगे, उसको डिटेल्स समझेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।